चार्ज की बात लास्ट टाइम कर रहे थे कि जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उन कोलाइडल सॉल्यूशंस में अमूमन जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है। बड़ी साइज होने की वजह से कहीं वो आपस में चिपक के नीचे बैठ ना जाए, इस बात का डर लगा रहता है। और इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ चार्ज पाया जाता है, चार्ज चिपका हुआ होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। तो अगर आपको समझ में आता है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर चार्ज पाया जाएगा, तो पहला तो आपको एक क्वेश्चन ये समझना चाहिए कि सर हाउ डू वी प्रूव, by which experiment or by which method we will simply prove the existence of charge on the colloidal particles। colloidal particles वाकई में चार्ज होते हैं, इस बात का हम पता कैसे करेंगे? Do we have any method to prove it? Yes, we have got one method to prove the existence of charge on the colloidal particles and that method is called as electrophoresis। क्या कहते हैं उसको हम? electrophoresis। electrophoresis इसका मतलब है हमारा ये जो अभी का टॉपिक है वो टॉपिक जो है उसको हम कंटिन्यू करके आपको समझाते हैं। दैट टॉपिक इज व्हाट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम एक और नाम से पुकारते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैटाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस। इसको समझने के लिए सिंपल हम एक डब्बा ले लें, कंटेनर ले लें, एक कोई सा भी कंटेनर ले लें। कंटेनर में दो रॉड डाल देते हैं मेटल के, और प्लेटिनम के रॉड होंगे तो प्लेटिनम से फायदा ये होगा कि ये रॉड खुद किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो दो प्लेटिनम के रॉड डाल दिए। इस रॉड में इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए। ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा। क्या किया को समझ में आया? एक डब्बा लिया, दो मेटल के रॉड डाले, इस मेटल के रॉड को हमने प्रेफरेबली प्लेटिनम का लिया है, और उसका कारण ये है कि प्लेटिनम इनर्ट होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और हम अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। ELECTROLYSIS, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस का एक रूल होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस का रूल क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जिस मेटल रॉड को हम लेते हैं वहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है। इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, पॉजिटिव रॉड बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और इसको हम एनोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड भी बोलते हैं। तो एक रूल होता है जिसको चैप्टर्स में ही जाके आप समझेंगे, आपको मजा आएगा। वो ये है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में एक डब्बा लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड मेटल के रॉड डालते हैं, जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और एक के ऊपर नेगेटिव। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसको पॉजिटिव रॉड बोलते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, वहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और वो उसको हम एनोड कहते हैं। और इसको समराइज करने के लिए, अपने दिमाग में, दिल में डालने के लिए जरा यहाँ पे इसको याद रख लो, लोपा मिस इंडिया रहा करी थी किसी समय इंडिया में। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस की कहानी है। अब यहाँ पे इस डब्बे में इलेक्ट्रोलिसिस जो आपको करवानी है किसकी? कोलाइडल सॉल्यूशंस की करवानी है। तो यही कोलाइडल सॉल्यूशन आप इसमें डाल दो। तो अगर इस कोलाइडल सॉल्यूशन को इसमें डालोगे तो यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे उनके पास कोई चार्ज होगा? नहीं चार्ज होगा। कोलाइडल पार्टिकल जो होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आपको पता है कि सॉल्यूशन में जो भी कोलाइडल पार्टिकल होंगे उनके पास कुछ न कुछ चार्ज पाया जाएगा, और वो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। अगर यही नेगेटिव होता तो किधर मूव करता? इधर की तरफ मूव करता।
तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है, सिंपल सी बात हम करें, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन की ही हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर हम उसको कैटाफोरेसिस बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस जिसमें हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, उसमें रियलिटी में क्या होता है, वास्तविकता में क्या होता है, ठीक से देखना चाहता है तो ठीक से देखना। बेसिकली पढ़ाते मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ये सिखा दिया है कि अगर कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस होंगे तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस में कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज होगा। कोलॉइडल पार्टिकल को हम डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेज होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो यहां पे जो डिस्पर्सन मीडियम होगा, इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम होगा, इसमें जो यहां पे वाटर होगा, वाटर की क्या कहानी होगी बच्चे, भाई पानी में कोलॉइडल पार्टिकल बिखरे हुए हैं, कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये जो डीएम होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा, ये जो पानी होगा, पानी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं नेगेटिव चार्ज होगा। अरे यार मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में। तो किसी भी, मैंने बताया था आपको कि कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल होता है, जब इसके ऊपर कोई भी चार्ज आके चिपक जाएगा, मान लो यहाँ पे AgCl है और AgCl में अगर Ag प्लस आके इसके ऊपर चिपक गया तो Cl माइनस कहाँ रहेगा, Cl माइनस तो सॉल्वेंट में रहेगा ना, डिस्पर्सन मीडियम में रहेगा ना। तो डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो बात आपको ठीक से दिमाग में रखनी होती है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज तो करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल पे कि कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है, कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है, कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम में भी कुछ चार्ज होता नहीं होता है। हाँ, कोलॉइडल पार्टिकल पे जो भी चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज किस पे होगा, डिस्पर्सन मीडियम पे होगा। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं तो ये कैथोड पे जाएंगे, और बट ऑब्वियस सी बात है, वो दिखता नहीं है लेकिन समझ में आता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो कैथोड पे जा रहे हैं, और पानी अगर नेगेटिव है तो वो किस पे जाएगा, पानी विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। ये बात समझ में आया, यानी डीपी जो मूव करेगा वो कैथोड की तरफ, और डीएम यहाँ पे मूव करेगा, पानी जो यहाँ पे मूव करेगा वो एनोड की तरफ। तो कैटाफोरेसिस के दौरान डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों का ही मूवमेंट होता है, चार्ज के हिसाब से मूवमेंट होता है। अगर कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड के ऊपर जाएंगे, अगर वो नेगेटिवली चार्ज होते तो वो एनोड के ऊपर जाते, एंड वाइस वर्सा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम क्या बोलते हैं, कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या बोलते हैं हम, कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं। अब एक और बात जो आपको इंपॉर्टेंटली समझ में आनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे कैटाफोरेसिस को मैं फिर से लिख दूं ताकि आपको समझ में आए, स्पेलिंग भी, इलेक्ट्रोफोरेसिस को ही कैटाफोरेसिस बोलते हैं। अब एक और बात जो हमको इंपॉर्टेंटली समझ में आनी चाहिए वो क्या बात होती है, दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि क्या इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस दोनों सेम होता है, ये और ये क्या दोनों सेम होते हैं? मेरे भाई बहुत अच्छी तरह से समझ लेना कि ये दोनों सेम आपस में नहीं होते हैं। इसका कारण ये होता है कि ऑस्मोसिस अगर कभी आप पढ़े हो तो ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अकर्स। यहां पे केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट दिखाई पड़ता है ऑस्मोसिस में, बट यहां पे तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों का मूवमेंट दिखाई पड़ेगा तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। लेकिन अब यहां पे हम क्या करें, ध्यान से, अगर हमने क्या किया है, यहां पे
इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ यहां पे ऐसे इस जगह पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दिया। भाई मेरे ध्यान से सुनना, यहां पे हमने क्या लगा दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो थिक लेयर दिखाई पड़ रही है, थिक लाइन को मैं बार बार ड्रा कर रहा हूं, ये इसी को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा क्या, मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो छेद होता है, जो पोर की साइज होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर तो पोर होगा ना, छेद होगा ना, छोटा छोटा होल होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो छेद होता है, जो पोर की साइज होती है, वो साइज बहुत छोटी होती है और उस छोटी साइज की वजह से ये बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स जो है इसको क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाते हैं। अब ये कोलाइडल पार्टिकल अंदर नहीं जा पाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन अभी भी किसका मूवमेंट होता रहेगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो सकता है। तो अगर यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो कोलाइडल पार्टिकल तो कैटायन पे मूव करते और डिस्पर्सन मीडियम किस पे मूव कर रहा था, कोलाइडल पार्टिकल कैथोड पे मूव करते, सॉरी कैथोड पे, कोलाइडल पार्टिकल कैथोड पे मूव कर रहे थे और पानी या डिस्पर्सन मीडियम किधर मूव कर रहा था, एनोड पे मूव कर रहा था। लेकिन अगर यहां पे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दीवार लगा दी, अब क्या होगा, क्या कोलाइडल पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे, क्या कोलाइडल पार्टिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के छेद से पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बे ठीक से समझता नहीं है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो बात सीधी समझ में आती है कि अब ये कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सिर्फ किसका मूवमेंट अलाउड रहेगा, सिर्फ किसका मूवमेंट अलाउड रहेगा, केवल डिस्पर्सन मीडियम का, वाटर का, सॉल्वेंट का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर से बोल रहा हूं, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन in which only movement of solvent is allowed are called as electroosmosis. So hope you understand the difference between this electroosmosis and cataphoresis also. ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस में डीपीडीएम दोनों का मूवमेंट है, बोलो मेरे साथ, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस में डीपीडीएम दोनों का मूवमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में केवल डिस्पर्सन मीडियम मूव कर रहा है। यहां पे भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का, लेकिन किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो इमीडिएटली वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग थ्रू अंडर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज प्रॉपर्टी ऑफ क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को ही पढ़ रहे थे मेरे भाई, और जब प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज, मैंने आपको 10 प्रॉपर्टीज बताई है कोलाइडल सॉल्यूशन में, और 10 में अब लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करने आ रहे हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें कोगुलेशंस भी होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन नीचे प्रेसिपिटेट भी कर जाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन नीचे फ्लोकुलेट भी कर जाते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूं, बहुत प्यार से देख लीजिए, बहुत आसान है। अभी आपने देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनके अंदर एक होता है डीपी और एक होता है डीएम। डीपी के ऊपर भी चार्ज होता है और डीएम में भी चार्ज पाया जाता है। यहां पे चार्ज मोबाइल होते हैं, मूव करते रहते हैं, और यहां पे चार्ज फिक्स होते हैं, एक जगह पे मौजूद होते हैं, हिलते डुलते नहीं है। तो यहां पे आपने देखा कि ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने चार्ज को प्राइमरीली केवल कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर बनाया है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो वाटर या डिस्पर्सन मीडियम होगा उसमें अपोजिट चार्ज फैला हुआ होगा, रेंडमली बिखरा हुआ होगा। तो अगर हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज दिखाई पड़ रहा है,
तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल हैं, राउंड राउंड बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में पास पास नहीं आ पाते, आपस में जुड़ नहीं पाते, जुड़ने की वजह से चिपक नहीं पाते, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है और ये चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और रिपल्सन की वजह से ही ये दूर दूर डिस्पर्स रहेंगे और वो कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर कभी किसी वजह से ये चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर ये चार्ज यहाँ पे बर्बाद हो जाए, अगर ये चार्ज यहाँ से खत्म हो जाए, तो ये पार्टिकल धीरे धीरे आपस में चिपकना शुरू करेंगे, आपस में ये धीरे धीरे इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से। और जब धीरे धीरे इंटरेक्ट करके कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स, कुछ कोलाइड्स जब आपस में इंटरेक्ट करके चिपक जाते हैं, तो एक बड़ा सा लंप बनता है, झुंड टाइप का बनता है। दैट झुंड इज आल्सो, इंग्लिश में उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लॉकुलेशन बोलेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। चार्ज पार्टिकल की वजह से ही बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में पास पास आके प्रेसिपिटेट होने से रहते हैं, नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर ये चार्ज हटा दिया तो ये पार्टिकल पास पास आ जाएंगे और फिर पास पास आएंगे तो धीरे धीरे ये क्या होंगे, यहाँ पे देखो चार्ज हट रहा है, हटने की वजह से ये पास पास आ रहा है और पास पास होने की वजह से फिर ये भी ऐसे हो जाएगा। अगर इसका भी चार्ज हट जाएगा तो ये भी पास पास आने लगेंगे और फाइनली ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपस में जुड़ के नीचे बैठ जाएगा। यानी चार्ज की वजह से ही कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। चार्ज की वजह से ही कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। ये तो बात समझ में आती है। चार्ज हटा दिया तो धीरे धीरे वो आपस में कोलाइडल पार्टिकल्स चिपकना शुरू कर दिए और हैवी होके नीचे बैठना शुरू कर दिए। उसी प्रोसेस को हम कोगुलेशन बोलते हैं या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं या फ्लॉकुलेशन बोलते हैं। मेरी नजर में तीनों का कोई खास अंतर नहीं है, तीनों एक ही है। ओके, तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन उठता है कि सर कोगुलेशन का वजह क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फ्लॉकुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी बताओ। चार्ज होगा तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि पार्टिकल्स रिपेल करते रहेंगे, डिस्पर्स रहेंगे। और चार्ज नहीं होगा तो हैवी पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, पास पास जुड़ने लगेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। The main reason of the coagulation is absence of charge. Absence of charge कहां पे? Absence of charge in the colloidal particles. Obviously जब colloidal particle में नहीं रहेगा तो dispersion medium में भी नहीं रहेगा। ये समझ में आ गया आपको। अब सर कोगुलेशन के कुछ खास एग्जांपल बता दीजिए और यहाँ पे इस टॉपिक को हमारे खत्म करिए। That's it. This is all about all properties of colloidal solution. तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जरा इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोगुलेशन का एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल है एक्सेसिव बॉइलिंग। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर आप बॉयल करेंगे, एक्सेसिवली बॉयल करेंगे, बहुत तेजी से गर्म करेंगे, तो आपको पता है जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज चिपका हुआ है ना, वो चार्ज चिपका हुआ है ना, वो चार्ज चिपका हुआ है। अरे भाई, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलॉइड्स होते हैं, उस कोलॉइड्स के ऊपर चार्ज एडजॉर्ब होते हैं ना, एडजॉर्ब होते हैं। और एडजॉर्प्शन जो होता है वो कौन सी फेनोमेना होती है? एडजॉर्प्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक फेनोमेना होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। पहले, बहुत पहले आपको टॉपिक के शुरुआत दौर में ही ये आपको बताया जा चुका है कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स यहां से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, ये डिजॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। आपको बताया जा चुका है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन घटता है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो है वो भी, जो चार्ज चिपका है वो भी क्या होगा, घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन घटता है। एडजॉर्प्शन खुद एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब वहां पे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये एडजॉर्प्शन घटेगा। एडजॉर्प्शन घटने का मतलब है ऑलरेडी जो चार्ज पार्टिकल चिपके हुए हैं वो इस सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। और अभी आपने देखा कि सरफेस पे चार्ज पार्टिकल जो चिपके हुए हैं वो छोड़ के चले जाए तो क्या होगा? तो वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द
कोगुलेशन इज एक्सेसिव बॉइलिंग, और एक्सेसिव बॉइलिंग ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट? कोगुलेशन। एक्सेसिव बॉइलिंग ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को आप एक्सेसिवली बॉयल कर देंगे तो वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा अब आपके समझ में आता है, क्योंकि हीट करने से जो चार्ज पार्टिकल्स चिपके हुए थे कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं, वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं, वो सारे के सारे डिसॉल्व हो चुके हैं, और इसी वजह से वो कोगुलेट कर चुका है, प्रेसिपिटेट कर चुका है। सेकेंड वन इज एक्सेसिव डाइलिंग। One of the best example of the coagulation is excessive diluting. अगर आपने कोलाइडल सॉल्यूशंस को आप कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की एक्सेसिव डायलिसिस कर रहे हैं, अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन की एक्सेसिव डायलिसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक्सेसिव को तो छोड़ दो, डायलिसिस ही हमको समझ में आना चाहिए कि भाई डायलिसिस क्या है यार, यही समझ में आ जाए तो हमारा काम बन जाए। तो डायलिसिस को मैं समझाता हूं, दिल से बात समझने की कोशिश करना, थोड़ा मैं अपनी तरीके से देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा, वहीं पर फोकस करके समझने की कोशिश करना। मान लो मेरी किडनी खराब है, भगवान न करे, मान लो मेरी किडनी खराब है, तो किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है कि हमारे ब्लड में मौजूद यूरिया को छान देना, फिल्टर कर देना, निकाल देना। अगर हमारी किडनी खराब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारी बॉडी का जो टॉक्सिक पार्ट यूरिया है वो निकल नहीं पा रहा है। अगर हमारे खून जो कि खून में मौजूद है, तो अगर वो खून में मौजूद यूरिया को हमने किसी टेक्निक से निकाल दिया तो ठीक है, किडनी का काम हमने कर लिया। तो किडनी की बात करें तो किडनी अगर फेल हो जाता है, किडनी फेल हुआ, अगर किडनी फेल हुआ तो आपको आर्टिफिशियल किडनी लगवानी पड़ेगी, या आर्टिफिशियल किडनी का जुगाड़ करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल किडनी में जो तरीका पाया जाता है, जो फेनोमेना पाया जाता है ब्लड को फिल्टर करने का, जो मेथड पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं डायलिसिस। अगर डायलिसिस को देसी तरीके से समझना है तो मैं यूं समझा रहा हूं, बच्चे अच्छी तरह से समझना। हमने यहां पे कोई एक डब्बा ले लिया, ये डब्बा है, डब्बे में 2 छेद है, इस छेद से ब्लड अंदर की तरफ आएगा फ्रॉम बॉडी, ब्लड फ्रॉम बॉडी। मान लो मेरी किडनी खराब है, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब क्या करेंगे, ये देखो कुछ निशान तो पड़ा ही हुआ है, यहाँ पे सुई लगाएंगे, इंजेक्शन देंगे, और हमारा ब्लड जो है वो बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ आएगा तो यहाँ पे इस रास्ते से यहाँ पे अंदर जाना है, और ये जो आपका छेद दिखाई पड़ रहा है, ये वापस जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो ब्लड वापस जाएगा कहां पे? टू द बॉडी। ये वापस ब्लड हमारी बॉडी में चला जाएगा। तो अगर इस ब्लड को हम इस अपने डब्बे में ऐसे भेज रहे हैं तो इसमें कौन सा चमत्कार हो गया? अभी तो कुछ नहीं हुआ। सर एक काम और होता है, इस डब्बे के अंदर एक हम गुब्बारा भी भर देते हैं। ये गुब्बारा मान ले, इसको हम बोलते हैं बैलून। बैलून का जो सरफेस होता है, बैलून का जो बाउंड्री होती है, ये स्पेशल तरह के मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। इसको बोलते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं CELLOPHANE, सेलोफेन मेम्ब्रेन। सेलोफेन मेम्ब्रेन एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही आर्टिफिशियल रूप होता है। और इस सेलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर हम कुछ लिक्विड भरे पड़े होते हैं। इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर हम कुछ लिक्विड भरे पड़े होते हैं। उन लिक्विड को हम किस नाम से पुकारते हैं? उन लिक्विड को हम पुकारते हैं डायलाइजर के नाम से। डायलाइजर के नाम से पुकारते हैं। और इस लिक्विड की खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो लिक्विड मौजूद होता है, वो लिक्विड का कंसंट्रेशन जो होता है वो ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर होता है। यहाँ पे आइसोटोनिक टू ब्लड। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। यानी इस बैलून के अंदर यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है, जैसे हमने अपने बचपन में पढ़ा होगा, ये हमारा ब्लड है। अगर अपने हाथ से, अपने शरीर से ब्लड निकाल के 100 ml ब्लड निकाल के इस हमने बीकर में रख दें तो 40 ml तो उसमें क्या होते हैं, नीचे बैठ जाएंगे, फालतू चीजें होती हैं। बाकी 60 ml को हम क्या बोलते हैं? इसको प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा जो होता है मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट।
तो ये मेन कंटेंट होता है। इसको हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, प्लाज्मा कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। तो बेसिकली इस बैलून के अंदर हम प्लाज्मा को ही रखते हैं जिसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन के बराबर ही होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो ब्लड हमारी बॉडी से आ रहा है, हमारी बॉडी का किडनी खराब हो चुका है, इसलिए हम उस किडनी को छानने के लिए हम उस ब्लड को यहाँ पे इस डायलाइजर के अंदर, इसी पूरे प्रोसेस को ही हम डायलिसिस बोलते हैं। तो ये ब्लड जब हमारा यहाँ पे आएगा तो इस ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है, इस ब्लड में क्या है, साल्ट है, इस ब्लड में क्या है, यूरिया है। समझने के लिए केवल तीन ही चीज को मैं लिख रहा हूं, ब्लड में ग्लूकोज है, ब्लड में साल्ट है, साल्ट कुछ भी हो सकता है NaCl, KCl, और ब्लड में यूरिया है। हमने क्या जुगाड़ किया है कि ये जो डायलाइजर रखा हुआ है इस बैलून के अंदर, जिसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन के ही बराबर है, तो वहां पे हमने क्या किया है कि जैसा कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में है वैसा ही कंसंट्रेशन इसमें डायलाइजर में है, जैसा कंसंट्रेशन साल्ट का इस ब्लड में है वैसा ही इसके अंदर यहाँ पे है, यहाँ पे साल्ट है। तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो न ग्लूकोज यहां से यहां मूव करेगा, न ग्लूकोज यहां से यहां मूव करेगा, न साल्ट यहां से यहां मूव करेगा, न ही साल्ट यहां से यहां मूव करेगा, न अंदर जाएगा न बाहर जाएगा। लेकिन अब इस डायलाइजर के अंदर कोई यूरिया नहीं है, यूरिया केवल हमारे ब्लड में है क्योंकि हमारी किडनी खराब है। तो अब जो नॉर्मल रूल होता है डिफ्यूजन का, द सब्सटेंस ऑलवेज मूव, यूरिया इज इलेक्ट्रोलाइट, छोटा पार्टिकल है, कोलाइडल नहीं है, ब्लड कोलाइडल है। तो ब्लड वगैरह जो होते हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर नहीं आ पाएंगे क्योंकि ब्लड का साइज बड़ा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो ब्लड सेल्स वगैरह ये जो 40% पार्ट है उसको अंदर इसके अंदर घुसेगा नहीं, इसके अंदर वो मूव ही नहीं कर सकता है, ब्लड वगैरह नहीं मूव करेंगे। केवल जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलॉइड्स हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जिनका साइज बहुत छोटा है, दे ओनली कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब यूरिया जो है क्रिस्टलॉइड होता है, यूरिया ट्रू सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा यूरिया अगर पानी में उसको डिसॉल्व कर दे तो ये यूरिया जो होता है वो यहाँ पे तो यूरिया है नहीं और यहाँ पे यूरिया बहुत ज्यादा है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस आपने पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, आपने पढ़ा हो ना। The movement of substance from its higher concentration to its lower concentration are simply called as diffusion। तो अब ये यूरिया ब्लड से वापस इसके अंदर मूव करने लगेगा, धीरे धीरे आपका ये ब्लड साफ हो गया और उसके बाद जब आपका ब्लड साफ हो जाएगा इस थैली को निकाल के फेंक दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। दिस इज द सिंपलेस्ट देसी मेथड व्हाट वी नोन एज डायलिसिस, इसी को हम डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस में क्या हुआ, हमारा यूरिया जो है वो छन के बाहर आ गया। यहां पे आपको समझाया गया है कि एक्सेसिव डायलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन काज करेगा। हाँ सर, अगर हम ब्लड की बात करें बच्चे, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड इज पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। ब्लड के पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ब्लड कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं, ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और ये जो हमें बताया ना ब्लड सेल्स वगैरह, ये इनकी साइज रेंज कोलाइडल साइज रेंज की होती है। और यहाँ पे ब्लड के ऊपर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो पार्टिकल होते हैं जो कोलाइडल साइज रेंज के होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। तो बार बार जब आप ब्लड को इस थैली के साथ पास कराएंगे तो इस थैली के फ्रिक्शन की वजह से, इस थैली के रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे ये चार्ज जो है वो खत्म होते जाएंगे और उसकी वजह से हो सकता है ब्लड के पार्टिकल्स आपस में जुड़ने शुरू हो जाएं और आदमी की मौत हो जाए, यानी पूरा का पूरा ब्लड ही कोगुलेट कर जाए, प्रेसिपिटेट कर जाए या फ्लोकुलेट कर जाए। तो आपको बात समझ में आ रहा होगा कि डायलिसिस से आप अपनी प्रॉब्लम तो दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परमानेंट डायलिसिस के शिकार हो गए हैं तो दिस इज नॉट गुड सॉल्यूशन फॉर यू, बिकॉज एक्सेसिव डायलिसिस से पूरे के पूरे ब्लड प्रेसिपिटेट या कोगुलेट करने का डर लगा रहता है उन ब्लड में। थर्ड वन, द थर्ड बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कोगुलेशन इज डेल्टा फॉर्मेशन। ये डेल्टा कहां पाया जाता है भाई, वेयर डू वी फाइंड द डेल्टा, किधर मिलेगा हमको डेल्टा, वेयर डू वी गेट दिस डेल्टा। डेल्टा का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझ लो, छोटी छोटी चीजें होती है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। कोई नदी है
और नदी को जाके समंदर में मिलना है। तो ये हमारा रहा रिवर और ये रहा ओशियन। ओशियन बड़ा होता है। ये रिवर के अंदर क्या है? रिवर कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कौन सा है? ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है। सर थोड़ा ट्रू सॉल्यूशन भी होगा, थोड़ा कोलाइडल भी होगा और थोड़ा सस्पेंशन भी होगा, क्योंकि बालू या रॉक्स बड़े बड़े होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो रिवर के अंदर जो पानी होता है वो बेसिकली मेनली प्राइमरीली कौन सा सॉल्यूशन होता है? कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। रिवर मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? सैंड, रॉक्स की बात ना करें, अर्थी पार्टिकल्स, मिट्टी। तो मिट्टी हुआ, सैंड हुआ, इनकी साइज रेंज कोलाइडल साइज रेंज के इक्विवेलेंट आती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिवर इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। रिवर के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिनके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज होता ही है, जिनके ऊपर कुछ न कुछ क्या होता है? चार्ज पाया ही जाता है, जिनके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज पाया ही जाता है। तो रिवर इज ए एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस in which the colloidal particles are charged, in which the colloidal particles are charged। अब रिवर का पानी जब भी समंदर में गिरने आता है, ओशियन में गिरने आता है जब, तो यहां पे क्या होता है? ओशियन कंसिस्ट ऑफ टू मच साल्ट। इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? साल्ट होता है। साल्ट का मतलब क्या होता है? NaCl हुआ, KCl हुआ, बहुत सारे साल्ट, दुनिया भर के साल्ट होते हैं। साल्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, KCl है, दिस NaCl, यहां पे KCl है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अगर आके, ये इलेक्ट्रोलाइट अगर आके, ये Cl माइनस अगर आके इसको न्यूट्रलाइज करने लग जाए तो क्या होगा? अब आपकी समझ में आता है ना? अगर इसके चार्ज न्यूट्रलाइज होंगे तो ये दोनों कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में जुड़ के नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे। तो ये नदी जैसे ही समंदर के अंदर आती है, तो ये रहा नदी का पार्ट और ये रहा समंदर का पार्ट। नदी का पानी जैसे ही समुद्र में गया, जैसे ही नदी का पानी यहां में गया, इस जगह गया, तो यहाँ पे जो साल्ट है, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है, वो इसके कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा और यहाँ पे सीधे सारे के सारे सैंड और मिट्टी के पार्टिकल्स आपस में क्या करने होंगे? बैठने शुरू करेंगे। और यहाँ पे सेटल डाउन जब शुरू होगा तो यहाँ पे डेल्टा का पिक्चर ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे एक डेल्टा बन जाएगा। एंड दिस डेल्टा फॉर्मेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ रिवर। ओके, yes, okay. Now come to the fourth point. Fourth point is what? Mixing of two solutions of opposite nature. आसानी से समझा सकता हूं अगर आप ध्यान देंगे तो। आपने कभी आप दिल्ली गए हो कभी? दिल्ली में यमुना अब नदी नहीं रह गई है, नाला हो गया है। क्योंकि जितने भी डेल्हाइड्स हैं उनके सारे जो बाथरूम का साबुन है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, साबुन के बारे में बता चुका हूँ मैं, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, शैम्पू इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जितने डेल्हाइड्स हैं उन सभी का साबुन शैम्पू जो है वो फाइनली कहाँ पे आ रहा है? हाँ, यमुना नदी में आ रहा है। अभी बताया नदी क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और जब साबुन शैम्पू वाला आपने बाथरूम का पानी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, अगर हम सोप की बात करें या शैम्पू की बात करो, तो सोप और शैम्पू भी क्या होता है? इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ना। ये भी चार्ज तो अपना जनरेट करेंगे ना। ये चार्ज जब इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो फिर से वो बैठ जाएगा ना। तो बेचारी यमुना दुनिया में कहीं से भी पानी लेके आती हो, लेकिन उसको सीधे बैठ जाना पड़ेगा, सेटल कर जाना पड़ेगा। कहां पे? दिल्ली में। क्यों? क्योंकि वहां पे दो अपोजिट नेचर के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। नदी के पास अलग चार्ज पार्टिकल्स हैं और जो आप बाथरूम का पानी भेज रहे हो जिसमें ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, डिश वॉशर है, किचन का पानी है, बाथरूम का पानी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं, तो दो अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन जब मिलेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशंस का चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और फाइनली वो बिगर पार्टिकल्स होकर सेटल कर जाएंगे, तो होप यू हैव डन विद दिस आल्सो। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, अभी तो जमाना आ गया, अभी तो
गाड़ी का जमाना है तो गाड़ी रखने का शौक है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जो हमने देखा हुआ है कि जब हम लोग सेविंग करवाते थे तो नाई जो है जस्ट आफ्टर सेविंग हमारे गाल पे फिटकरी रगड़ता था। अभी भी ऐसा यूज होता है, अगर आपने बहुत यूजुअली देखा हो तो, कि अक्सर करके हम लोग दाढ़ी सेविंग करवाने के बाद हम लोग उस पे फिटकरी को रगड़ते हैं। फिटकरी क्या होता है? इसको अंग्रेजी में एलम बोलते हैं। एलम क्या होता है? ऑब्वियसली सर इसमें इलेक्ट्रोलाइट ही होता होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट, इसमें चार्ज ही पार्टिकल रहते होंगे। तो एलम इसलिए रगड़ा जाता है कि गलती से अगर कहीं पे कट कुट गया तो ब्लड तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी आपने पढ़ा ना, अगर ब्लड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और अगर हमने इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और तुरंत वो ब्लड वहां पे क्या हो जाएगा? जम जाएगा ना, प्रेसिपिटेट कर जाएगा ना मेरे भाई। ये बात समझ में आई? तो वी हैव डन विद ऑल दिस। हमने जितनी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें से लास्ट प्रॉपर्टी ये था आपका कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। और कोगुलेशन का मेन रीजन आपके समझ में आ गया कि कोगुलेशन के मेन रीजन होते हैं एक्सेसिव बॉइलिंग, excessive dialysis, delta formation when ocean and river mixing of two solution of opposite nature by putting electrolyte। ये 5 तरीके से जो है वो कोगुलेशन होगा। और उस कोगुलेशन का 5 एग्जाम्पल यहां पे मैंने बताया है। दिस इज एग्जाम्पल, एक्सेसिव बॉइलिंग ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेशन, एक्सेसिव डायलिसिस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, formation of delta, mixing of two solution of opposite nature and putting electrolytes in the colloidal solutions will causes the coagulation। तो इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाया है और कारण के तौर पे भी समझाया है कि कैसे कोगुलेट कर जाते हैं। बीच बीच में इसका कारण भी मैंने आपको समझाया है। आई एम प्रवीण, साइनिंग आउट, until we meet again।